हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 96। रीमा जी और सौरभ जी की सगाई को एक हफ्ता होने को आया था। एक हफ्ते में दोनों इतना तो समझ चुके थे कि रिश्ता आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन पीछे तो बिल्कुल नहीं जा रहा। वो वैसे ही बातें करते एक दूसरे से जैसे पहले किया करते थे। हाँ, बस रीमा जी अब सर कहने की जगह सौरभ जी को उनके नाम से बुलाने लगी थी। वहीं कभी कभी सौरभ जी कुछ ऐसी बातें कह जाते जिन्हें सुन उनके गालों पर सुर्खी भी आने लगी थी। सुबह का वक्त था। रीमा जी किचन में खड़े सबके लिए छोले पूरी बना रही थी। तभी दर्श अंदर आया और खाने की खुशबू लेते हुए बोला, वाह आंटी, क्या खुशबू है। आपके राज में ना खाना तो बहुत सही मिलता है, वरना कुछ लोगों को तो चाय कॉफी और मैगी के अलावा कुछ आता ही नहीं। और ये कहते हुए वो उनके पास खड़ी वंशिका को देखने लगा, जिसने उसे मारने के लिए बेलन उठाया और उसकी ओर बढ़ने लगी। वो दर्श की तरफ बढ़ते हुए बोली, अच्छा, मुझे कुछ नहीं आता बनाना तो तू ही बनाना अब से। आधी रात को अगर बोला ना कि भूख लग रही है तो लात खाएगा, पर उससे पहले तू ये बेलन खाएगा। लेकिन वो दर्श को मार पाती उससे पहले ही रिमा जी उसे रोकते हुए बोली, अरे बस बेटा बस, इतना गुस्सा नहीं करते। ये तो है ही बेवकूफ, तू खुद को शांत रख। मैं लेती हूँ ना इसकी खबर। हिम्मत कैसे हुई इसकी तुझे ऐसा बोलने की। और ये कहते हुए वो दर्श की तरफ मुखातिब होते हुए उससे बोली, हाँ तो दर्श साहब, कुछ कह रहे थे आप मेरी बच्ची के बारे में, जरा वापस कहेंगे, मैंने ढंग से सुना नहीं। और ये कहते हुए अपने हाथ बांधकर दर्श को देखने लगी। वहीं वंशिका जीभ दिखाकर उसे चिढ़ा रही थी। इस पर दर्श मुंह बनाते हुए रिमा जी से बोला, यार आंटी, ये गलत बात है। पापा भी इसकी साइड लेते हैं और अब आप भी इसी की साइड ले रहे हो। कोई तो मेरी भी टीम में रहो ना, सब इसी मोटू की टीम में चले जाते हो। जिस पर रिमा जी उससे बोली, बेटा मैं तो सही का साथ दे रही हूँ और इस वक्त ये सही है। जब तुम सही रहोगे तो तुम्हारा भी दूंगी। पर खैर, इन बातों को छोड़ो और चलो तुम दोनों बाहर बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ तुम्हारा। आखिर तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है ना, जाओ। ये सुन वंशिका और दर्श वहां से बाहर डाइनिंग एरिया की तरफ जाने लगे कि तभी रीमा जी दर्श को रोकते हुए बोली, दर्श बेटा सुनो, अगर ऐतराज ना हो तो एक बात कहूँ। तो दर्श रुककर उनकी ओर मुखातिब होते हुए बोला, जी आंटी बोलिए ना, इसमें ऐतराज की क्या बात है। तो रीमा जी एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखते हुए बोली, देखो, जिस दिन मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हुई थी तो मैं इससे जुड़े हर रिश्ते के लिए तैयार हुई थी, जिसमें तुम इंक्लूड हो। इसलिए जैसे सौरभ ने रिवा को उसके मन में अपने लिए जगह बनाने के लिए कहा, उसी तरह मैं भी वही बात तुमसे कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम समझोगे। मुझे माँ कहकर भले ही ना बुलाओ तुम, लेकिन मेरी तरफ से इस शब्द के साथ आती जिम्मेदारियों और फर्ज में कोई कमी नहीं होगी। जिसे सुन दर्श कुछ नहीं बोला और अगले ही पल आकर उनके गले लग गया। ये देख वो भी हैरान रह गई। तभी दर्श रोने लगा और रोते हुए बोला, आप बताइए कैसे नहीं बोलूंगा आपको माँ, जरूर बोलूंगा। मैं तो बस आपकी तरफ से एक इशारे के इंतजार में था, क्योंकि माँ ने मुझे बताया था आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में। पापा भी हमेशा आपकी बातें करते थे तो मैंने आपको कब का एक्सेप्ट कर लिया। बस आपके खुद को एक्सेप्ट करने का वेट कर रहा था माँ। उसकी कही इस बात में उसके जज्बात साफ साफ झलक रहे थे, जिन्हें रिमा जी भी बखूबी महसूस कर पा रही थी। इससे उनकी भी आंखें नम हो उठी और उन्होंने भी दर्श को वापस से गले लगा लिया। वहीं वंशिका, जो नम आंखें और होठों पर मुस्कुराहट लिए ये पूरा वाकया देख रही थी, वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली, बस और मत रुलाओ यार मुझे। आप दोनों अलग अलग ही इतने क्यूट लगते हो, ऐसे तो। हाय, मैं बारी जावा। अब चलो नाश्ता करते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। जिस पर दर्श रिमा जी से अलग होते हुए उसके पास आया और उसके सर पर चपत लगाकर बोला, तुझे भूख कब नहीं लगती मोटू। तो वंशिका भी अपनी बत्तीसी दिखाते हुए अपने सर को सहलाते हुए बोली, ये तो है, मुझे तो भूख हमेशा ही लगती है और अभी भी लगी है, तो चलो ना। और ये कहकर दर्श का हाथ थाम वहां से ले गई। वहीं रिमा जी भी अपने आंसू साफ कर मुस्कुराते हुए बोली, ये दोनों और इनकी मोहब्बत सबसे निराली है, पर जो भी है बड़ी प्यारी है। खाटू श्याम जी बस ऐसे ही इनका प्यार बनाए रखना। और ये कहते हुए बाकी बची पूरियां उतारने लगी। तभी सौरभ जी, जो बाहर से ये सारा सीन देख रहे थे, अंदर आते हुए बोले, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम्हारा और दर्श का रिश्ता इतना प्यारा बन गया है। अचानक अपने पीछे से किसी की आवाज सुन वो चौंक उठी और पलटी, जिस वजह से उनके बाल जो जोड़े में बंधे थे खुल गए। तभी वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, कैसे आते हैं आप सौरभ, मैं कितना डर गई थी पता है आपको। ऊपर से इतनी मुश्किल से समेट कर बांधे थे ये बाल, ये भी खुल गए आपकी वजह से।
और ये कहते हुए वो अपने बालों को फिर से समेटने को हुई, लेकिन सौरभ जी उन्हें रोकते हुए बोले, हाथों में पूरा तेल लगा है, बाल ऑयली हो जाएंगे तुम्हारे, रुको, मैं पकड़ता हूँ इन्हें कुछ वक्त, तब तक पूरियां निकाल लो, फिर हाथ धोकर कमरे में जाकर बाल बांध लेना। और ये कहते हुए उन्होंने अगले ही पल उनके पीछे आकर उनके बालों को ऊपर करके पकड़ लिया। इस पर रीमा जी के चेहरे पर सुर्खी आ गई, पर वो चीजों को ऑकवर्ड नहीं करना चाहते हुए जल्दी जल्दी अपना काम करने लगी, लेकिन बार बार उनसे गड़बड़ हो रही थी, जिसे देख सौरभ जी पीछे से बस मुस्कुराए जा रहे थे। क्या होगा इस कहानी में आगे, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। और आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।